वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजिस्ट एके एंड आई एम आरती कौशिक अगेन हियर विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम 2021 का जो बायोलॉजी पीजीटी एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का, वो हम डिस्कस करेंगे। लेवल 3 मींस पीजीटी के लिए होता है, तो उसमें हम सिर्फ बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ 91 से स्टार्ट हुए हैं हमारे क्वेश्चन और 150 तक हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन पेपर में अलग अलग पोर्शन है, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, मैथ्स का, एप्टीट्यूड का, हरियाणा जीके का। तो यहाँ पे हम सिर्फ बायोलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। तो आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बात करी है अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना सेमीफिनिस ट्यूबल्स के अराउंड सराउंड करता है, जो जिसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है लीडिंग सेल्स। और जब FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो जाके एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, तभी ये रिलीज करती है टेस्ट्रोजन को, जो कि क्या है, एक एंड्रोजन हार्मोन है। ठीक है, इसमें दूसरी सेल भी दे रखी है, जैसे एसिनर सेल्स। एसिनर सेल्स क्या होती हैं? ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं। देखो, दो तरह की सेल्स, सॉरी ग्लैंड है ये। एक्सोक्राइन सेल्स हैं ये पेनक्रियाज की। दो तरह की होती हैं ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक्सोक्राइन जो इंजाइम सिक्रेट करती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस सिक्रेट करेंगी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये इंजाइम सिक्रेट कर रही है। इंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो एंजाइम जहाँ पे सिक्रेट होता है ना, वहीं पे वो एक्ट करता है। बट हार्मोन क्या है, जहाँ पे वो निकलेंगे ना, वहां से कहीं दूर जाके एक्ट करेंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वो ब्रेन के अंदर है, बट वो हमारे गोनाड्स में, जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट है, वहां पे जाके एक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है एसिनर ग्लैंड, और ये पैनक्रियाज की ग्लैंड होती है। पैनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको ये सिक्रेट करती है। ठीक है, ग्राफियन फोलिकल हमारा फोलिकल है, जो मैच्योर फोलिकल होता है ओवेरी में जो बनता है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बनता है। जब ये टूटता है और ओवा को रिलीज करता है, तो कॉर्पस लूटियम हमारा प्रोजेस्ट्रोन, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद हमें प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो रिलीज होता है। और हेपेटिक सेल्स हमारी लीवर सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? लीडिंग सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला इसने बोला कि हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट, जो हेट्रोजाइगट है वो जाइगस है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, जाइगस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए करेक्टर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, या फिर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये सारे एग्जाम्पल मैंने हेट्रोजाइगस के लिए हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं एक करेक्टर की। जैसे ये हाइट के लिए ला लो, कलर के लिए लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे दो एलील प्रेजेंट है जो दोनों ही अलग अलग हैं एक जीन के लिए। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है, एक्सोक्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन बींग्स कोज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी की वजह से होता है। 21st जो क्रोमोसोम होता है उस पर वो प्रेजेंट होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। तो XO का मतलब है कि X प्रेजेंट है और सेकंड क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सेकंड है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये भी करेक्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तब हम देखते हैं जब डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि जो एक शेप के लिए एलील है और एक हमारे कलर के लिए एलील है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होती हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। हेमोफिलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हीमोफिलिया के केस में जीन म्यूटेशन होती है, और वो जो जीन म्यूटेशन होती है वो किस में होती है? एक्स क्रोमोसोम में होती है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज बोलते हैं। रिसेसिव इसलिए क्योंकि जब दोनों एलील प्रेजेंट होती हैं हेमोफिलिया को कोज करने के लिए, तभी ये डिजीज हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स शो करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सेकेंड। थर्ड है, सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप। सबसे पहले मैं बात करूंगी कुछ हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। जैसे हम स्टार्टिंग से लेके चले, अगर मैं पोरीफेरा का एग्जांपल लेके चलूँ जिसमें स्पंजेस होती हैं, तो वहाँ पे हमारा सरफेस, बॉडी सरफेस से या कैनाल सिस्टम जो होता है वहाँ पे, उसके थ्रू हमारा वेस्ट रिमूव होता है। नाइडेरिया की बात करूँ मैं तो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है। टीनोफोरा की बात करूँ तो उसमें भी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। फिर प्लेटी हेलमिंथेस आता है जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स होती हैं, और एस्केल हेलमिंथेस या नीमा हेलमिंथेस की बात करें तो उसमें रेनेटे सेल्स होती हैं।
रेनिटी सेल्स होती हैं। एनिलीड में ओलिगोकिट और पॉलीकिट क्लास की बात करूँ तो ओलिगोकिट में नेफ्रिडिया होती हैं, मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। पॉलीकिट में प्रोटोनेफ्रिडिया भी होती है, मेटानेफ्रिडिया भी होती हैं, जो किडनी फॉर्म होने से पहले बनती हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं जिसको जो एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आर्किनोइड्स की बात करें जिसमें स्पाइडर स्कॉर्पियंस आते हैं हमारे इस क्लास की बात करें तो कोएक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होती है आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। फिर हम बात करें मलस्क की तो मलस्क में वैसे तो मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है, बट अगर फ्रेश वाटर मसल की बात करें तो उसमें ऑर्गन ऑफ बोजानस मिलता है, कैबर्स ऑर्गन मिलता है, ठीक है। इसी तरह फिर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो डर्मल ब्रांकियाई मिलते हैं। हेमिकोडेट की बात करें तो प्रोबेसिस ग्लैंड मिलती हैं। यूरोकोडेट में न्यूरल ग्लैंड मिलती हैं। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है किसका, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग फाइलम में। मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम आई विल एक्सप्लेन कि किस फाइलम में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो यहाँ पे इसने बोला है सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ब्राउन फनल शेप का है। तो वो फनल शेप का जो हमारा ऑर्गन है वो किस फाइलम में प्रेजेंट है, वो सिफेलोकोडेट में प्रेजेंट है। सिफेलोकोडेट जिसमें हमारा स्कल आ गया था, ठीक है, हेड वाला आ गया था। इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया होती है ये, और ये फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर क्यों बनाती है, क्योंकि ये सोलिनोसाइसिस्ट सेल कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन, देखो जब भी स्किन बनती है तो ऊपर वाला पोर्शन एपिडर्मिस से बनता है, नीचे वाला हमारा डर्मिस से बनता है, ठीक है। तो जो हमारे डर्मल स्केल होते हैं ना वो फिशेस के अंदर होते हैं, फिशेस के अंदर डर्मल स्केल होते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स में एपिडर्मल स्केल्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोलियोडोन है, सॉरी एपिडर्मल स्केल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे रेप्टाइल में सबसे पहले हमारे क्या दिखते हैं, एपिडर्मल स्केल्स आते हैं। फिर रेप्टाइल्स के बाद कौन सा इवोल्व हुआ, थ्रू इवोल्यूशन देखे तो बर्ड्स आए, ठीक है। और मैमल्स में इतने नहीं होते हैं स्केल्स। अगर रैबिट का एग्जांपल है, रैबिट में स्केल्स नहीं है। अगर फ्रॉग का एग्जांपल है, फ्रॉग में भी स्केल्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिशेस के बाद एम्फीबियन आए और एम्फीबियन में और फिशेस में डर्मल स्केल्स होते हैं, ना कि एपिडर्मल स्केल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, पिजन है। पिजन में क्या होते हैं, हमारे एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। अब एपिडर्मल जो स्केल्स होते हैं वो कॉर्निफाइड होते हैं और वो डेड स्केल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सर्दन ब्लोटिंग फ्रॉम फॉलोइंग ट्रीटमेंट। देखो सर्दन ब्लोट क्या होता है, इसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट को, कोई भी हमें क्राइम सीन से मिला है या बहुत सारे सैंपल है उसमें से हमें डीएनए फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तब हम सर्दन ब्लोट का यूज़ करते हैं, डीएनए के लिए यूज़ करते हैं। तो सर्दन ब्लोटिंग में क्या होता है, सर्दन ब्लोटिंग बेसिकली हमारी RFLP का एक एग्जांपल है। RFLP क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, और ये एडवर्ड एम सर्दन ने 1975 में डेवलप की थी। ये एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम प्रोब का यूज़ करते हैं, और प्रोब का साइज कितना होता है, 100 to 500 बेस पेयर लॉन्ग होता है हमारा प्रोब, जिसके थ्रू हम जो हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट होगा ना उसको हाइब्रिडाइज करेंगे। अब जो प्रोब होता है ना वो लेबल कर रखा होता है ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ हाइब्रिडाइजेशन के बाद कि ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट था। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना सर्दन प्लॉट का, वो ये होता है कि डीएनए को हम यहाँ पे फ्रेगमेंट करेंगे। पहले फ्रेगमेंट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे। अब वो जो फ्रेगमेंट हुआ है, फ्रेगमेंटेड जो डीएनए है उसको अब हम नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे, बट नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करने से पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अपने साइज और अपने चार्ज के बेसिस पे क्या करता है, मूव करता है। तो अलग अलग फ्रेगमेंट आ जाते हैं, फ्रेगमेंट को नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसमें डीएनए प्रोब ऐड करते हैं, फिर वो हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो हाइब्रिडाइज जब होता है प्रोब से, तो प्रोब हमारा मार्क कर रखा होता है, लेबल कर रखा होता है। अब फिर उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है यहाँ पे। तो करेक्ट सीक्वेंस देखिए, अगर हम इस डाटा के बेस पे, तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन हमारा गिवन है यहाँ पे। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रेगमेंट को कट करेगा, फिर साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करेंगे, फिर उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे जो कि नाइलॉन मेम्ब्रेन है, नाइट्रोज सेलुलोज की बनी हुई है। फिर उसको हम प्रोब डाल के हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि वो उससे जाके बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक है, किसके साथ, जो भी हमारा प्रोब में डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसके साथ, ठीक है। और फिर उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट्स। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोटो रिसेप्टर रोड्स और कॉन्स में होते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। ये हमारा जो सिनप्सिन है, आइडोप्सिन है, ठीक है, और फाइरोप्सिन है, जिसमें भी सन वर्ड आ जाता है वो मोस्टली हमारा फोटोरिसेप्टर की तरह एक्ट करता है डिफरेंट फाइला में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। बट यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है तो वर्टिब्रेट्स में। बट क्लोरोक्यूरोनिन है जो, वो हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट में आता है। मतलब ये हमारा किस में आता है, ये नॉन कोडेड्स में आता है कि भाई कौन सा ब्लड में जो पिगमेंट होता है ना, जो ऑक्सीजन ट्रांसफर में मेजर रोल प्ले करता है। तो क्लोरोक्यूरोनिन जो है वो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, सेकंड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। देखो जब हम जियोलॉजिकल पीरियड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ईरा की बात करते हैं, ठीक है, इपोक की बात करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे पीरियड की बात करते हैं, यही बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ईरा होता है, ईरा हमारे चार होते हैं। सेनोजोइक ईरा होता है हमारा, सिनोजोइक, ठीक है, मिजोजोइक होता है, मिजोजोइक, सिनोजोइक हमारा सबसे रिसेंट होता है, फिर मिजोजोइक होता है, उसके बाद आता है पेलियोजोइक, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्री कैम्ब्रियन। तो जो प्री कैम्ब्रियन होता है वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट वन है, प्री कैम्ब्रियन वन, ठीक है। अब जो हमारा सिनोजोइक है, ये सिनोजोइक ईरा जो है वो क्वाटनरी एंड टर्शरी में डिवाइड हो रखा होता है। अगर हम इपोक की बात करें तो सिनोजोइक हमारा क्वाटनरी एंड टर्शरी में डिवाइड हो रखा होता है, ठीक है। अब जो क्वाटनरी एंड टर्शनरी है वो भी आगे डिवाइड हो रखे होते हैं। क्वाटनरी यहाँ पे हेलोसीन में एज ऑफ मैमल्स जिसको बोलते हैं, प्लिस्टोसीन में डिवाइड होता है। टर्शरी हमारा प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन, पेलोसीन में डिवाइड होता है, ठीक है। और जो हमारा पैलियोजोइक ईरा होता है उससे पहले आता है मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा हमारा कौन से क्रिस्टेशियस, मेसोजोइक ईरा को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो तीन इपोक में डिवाइड होता है, क्रीटेशियस, क्रीटेशियस में, जुरासिक में, जुरासिक में, और ट्रासिक, और ट्रासिक में, ठीक है। ये किसके हैं, हमारे मेसोजोइक ईरा के। इसी तरह हमारे पेलोजोइक ईरा के होते हैं। पेलोजोइक ईरा में क्या होता है हमारा, पर्मियन, पर्मियन होता है, कार्बोनीफेरस होता है, कार्बोनीफेरस होता है, डेवोनियन होता है, डेवोनियन, साइलूरियन, और साइलूरियन के बाद ओडोविसियन और कैम्ब्रियन, ये होते हैं हमारे। प्री कैम्बी जो प्री कैम्बियन है हमारा सबसे ओल्डेस्ट वन है, वो अपर मिडल और लोअर में डिवाइड होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से ट्रासिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस है। अब हमें पता है कि क्रीटेशियस आता है, फिर जुरासिक आता है, फिर ट्रासिक आता है, ये सबसे रिसेंट है, फिर ये मिडल वाला, ये सबसे ओल्डेस्ट वाला है ना। और ये तीनों इपोक है, किसके इपोक है, मिजोजोइक इरा के, मिजोजोइक इरा के, जो सेकंड नंबर का है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। सेकंड में हम देखें, इसने बोला पेलियोजोइक, मिजोजोइक एंड सिनोजोइक, ये भी ठीक है। अगर रिसेंट से हम उसमें देखें तो पेलेजोइक आता है, फिर मिजोजोइक आता है, फिर सिनोजोइक आता है, सिनोजोइक सबसे रिसेंट है, ठीक है। अब इसने तीसरा ऑप्शन दिया है डेवोनियन, डेवोनियन, साइलोवेरियन एंड फिर कार्बोनीफेरस। देखो कार्बोनीफेरस पहले आएगा, फिर डेवोनियन आएगा, फिर साइलोवेरियन आएगा, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। ये इपोक तो है पेलेजोइक इरा के, बट ये सीक्वेंस गलत है, पहले कार्बोनीफेरस आएगा, फिर डेवोनियन, फिर साइलोवियन। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बुकेट स्टेज, जब हमारा यहाँ पे क्रोमेटिन निकलता है बाहर और वो बुके की फॉर्म में अरेंज हो जाता है मियोसिस के टाइम में, मियोसिस में, प्रोफेज में हमारी अलग अलग स्टेजेस आती हैं, तो उसमें बुकेट स्टेज आती है, तो वो किस में आती है, लेप्टोटीन में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में मैक्रो एलिमेंट नहीं है। देखो जब हम मैक्रो एलिमेंट की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में प्लांट को किस किस एलिमेंट की जरूरत है। तो कार्बन की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम, फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है,
सल्फर की भी ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सारे ही मैक्रो में एलिमेंट है। तो इनमें से हमारा नॉट अ मैक्रो एलिमेंट क्या होगा? कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ रही है, सल्फर की भी, पोटेशियम की भी और मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए, क्योंकि उसकी एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है, बट ये सारे के सारे ही यहाँ पे मैक्रो एलिमेंट है, तो ये क्वेश्चन काइंड ऑफ गलत है यहाँ पे, ठीक है। द रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज, तो ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, गंगाराम बिश्नोई थे, ठीक है। वही उनको ही मिला था फर्स्ट नेशनल जो हमारा अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हमारी C4 साइकिल में भी मिलती है और कैम में भी मिलती है। देखो, C4 ट्रॉपिकल ग्रासेस में ग्रासेस आती हैं इसमें, जैसे कॉर्न आ गया, शुगर केन आ गई। ये कार्बन को साइटोप्लाज्म में फिक्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फोस्फोइनोल पायरेट से क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं। यहाँ पे फोस्फोइनोल पायरेट पायरुवेज एंजाइम एक्ट करता है और ये पानी का कम लॉस करते हैं। बट यहाँ पे कैम कैम जो होता है वो रात को भी फोटोसिंथेसिस करता है, दिन में भी करता है। सुकुलेंट्स आते हैं इसमें, पाइनएप्पल आ गया, अगेव आ गया, ठीक है। तो ये कार्बन को नाइट में क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, ठीक है, एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी सुक्रोज वगैरह में बनाएंगे। यहाँ पे भी फोस्फोइनोल पायरुरेज एंजाइम ही एक्ट करता है। पर ये बेस्ट वाटर कंजर्वेशन का एक टाइप है, ये प्लांट्स कैंप साइकिल जो शो करते हैं, ये सबसे कम पानी लॉस करते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखिए तो यहाँ पे कैम इसका आंसर होना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है और फोर्थ भी हमारा आंसर हो सकता है। 102 क्वेश्चन है, इफ ए सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम ग्रेटर प्रेशर लगाएंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ। जो रिफिल होती है ना, पेन के अंदर रिफिल होती है, उसके अंदर इंक होती है, ठीक है। तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो वो बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। उसका क्या हो जाता है? पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। पहली ट्रांसजेनिक काउ कौन थी? रोजी थी। रोजी हमारा ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन कंसिस्ट करती थी, वो इसलिए बनाया गया था। और वो एल्ब्यूमिन जो था वो 2.4 ग्राम होता था 1 लीटर में, ठीक है। वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जब हम वो मिल्क पिलाएं बच्चों को तो ह्यूमन बेबीज में ज़्यादा क्या आए? प्रोटीन आए, प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। पार होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज। वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। देखो, फ्लावर्स में 3 तरह की सिमेट्री मिलती है। एक तो यहाँ पे दे रखी है रेडियल, रेडियल जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमोर्फिक, एक्टिनोमोर्फिक, मोर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमोर्फिक। बाइलेटरल क्या है? जाइगोमोर्फिक, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं इसको। और एक होती है एसिमेट्री जिसमें कोई सिमेट्री ही ना हो, ठीक है। तो जो रेडियल सिमेट्री है जिसको मैं बोल रही हूँ एक्टिनोमॉर्फिक, ये किस किस में मिलती है? धतूरे में मिलती है, ब्रिंजल में मिलती है, हेबिस्कस में, मस्टर्ड में, रोज में और कैथारंथस रोजस में मिलती है। और होली होक जो है ना वो भी हेबिस्कस की तरह ही होता है, तो इसमें भी हमारी रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक की बात आ गई, बाइलेटरल सिमेट्री की बात आ गई, तो ये पी में मिलती है, लेंटिल में मिलती है, गुलमोहर में मिलती है, ठीक है। अब गार्डन पी में क्या आ गई? हमारी बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। अब मैरीगोल्ड में भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेडियल और बाइलेटरल दोनों किस में मिलेंगी? सनफ्लावर में मिलेंगी। उसको बीच से काटोगे आप एक प्लेन से, रेडियल का मतलब तो ये होता है कि किसी भी एंगल से काटो उसमें वो इक्वल हाफ्स में कट रहे हैं, पर बाइलेटरल का मतलब है एक ही प्लेन में काटोगे तो इक्वल हाफ्स में कट रहे हैं। तो दोनों किस में मिलेंगी? सनफ्लावर्स में मिलेंगी, ठीक है। और एसिमेट्री किस में मिलती है? ऑर्चिड्स में मिलती है, ठीक है। इन पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन की बात कर रहे हैं। पेट्रोमाइजोन हमारा क्या है? साइक्लोस्टोमेटा है। इस जो भी साइक्लोस्टोमेटा है, इस क्लास में जितने भी लिविंग मेंबर है वो एक्टोपैरासाइट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है पेट्रोमाइजन एंड लैम्प्रे जिसको बोलते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड बॉडी होती है, 6 to 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के, और इनका सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, जोज नहीं होते इनके अंदर, ठीक है। क्रेनियम वर्टिबल कॉलम जो भी होगा वो कार्टिलेजिनियस होगा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा, स्टमक नहीं होता है,
ठीक है, ये मैरीन होते हैं, बट जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोनिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम, वो ये कहाँ पे करेंगे? फ्रेश वाटर में करेंगे, ठीक है? और कुछ दिन के बाद ये स्पोनिंग करने के बाद जब बच्चे दे देते हैं तब ये मर भी जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लीवर टेट्रालोब्ड होगा, ये भी नहीं होता है, ये भी अब नहीं है। रीनल पोर्टल सिस्टम भी नहीं होता, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी नहीं होता, पर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है लैम्प्रे में, साइक्लोस्टोम्स में, ठीक है? वेस्ट को रिमूव करने के लिए। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी, देखो ये एनिमल बिहेवियर में आता है, तो इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखें या फिर लेवल देखें तो ये 11th-12th से थोड़ा सा जो एनसीईआरटी है उससे ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी इसने पूछा है, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी। देखो, जो बी एनिमल है वो रिस्पॉन्स करते हैं किसके अगेंस्ट? स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है इन्वायरमेंट में, है ना? लाइट भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ना 2 तरह की मूवमेंट तो एक कॉमन मूवमेंट होती है, एक होती है टैक्सिस मूवमेंट और एक होती है काइनेसिस मूवमेंट। देखो, टैक्सिस मूवमेंट जो होती है वो होती है डायरेक्शनल मूवमेंट। ये क्या होती है? हमारी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। टैक्सिस मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब होता है कि भई स्टिमुलस की टुवर्ड्स हो या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो, ठीक है? डायरेक्शन किसके अगेंस्ट होगी? ये तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस। बट काइनेसिस जो होती है, काइनेसिस मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब स्टिमुलस के अगेंस्ट तो मूवमेंट शो कर रहे हैं, बट उसके अवे और उसके टुवर्ड्स नहीं है, ठीक है? अब टैक्सिस के 3 एग्जांपल दे रखे, काइनेसिस तो समझ में आ गया कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, पर है रिस्पॉन्स किसमें? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में है। बट यहाँ पे टैक्सेस 3 दे रखे हैं, मिनोमोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस और टीलोटैक्सिस। इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, मीनोटैक्सिस का मतलब है कंपास ओरिएंटेशन। कंपास ओरिएंटेशन का मतलब है कंपास की नीडल कैसे करती है? कभी इधर डिफ्लेक्ट करेगी, कभी इधर डिफ्लेक्ट करेगी, इस तरह से। मतलब एक कांस्टेंट एंगल में वो लाइट सोर्स के टुवर्ड्स मूवमेंट शो करेगी। मतलब वो मूवमेंट नहीं होती, वो काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, क्योंकि ये अवे नहीं जाएगी स्टिमुलस से और स्टिमुलस के टुवर्ड्स नहीं जाएगी, ठीक है? तो काइंड ऑफ क्या है? ये कंपास मूवमेंट है। फिर होती है हमारी क्या? हमारी आती है मीनोटैक्सिस, ये मैंने बताया मीनोटैक्सिस हमारी जो होती है, म मिनिमोटैक्सिस, सॉरी मीनोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस ये मैंने यहाँ पे बताया। मिनोमोटैक्सिस का बेस्ड तो होता है मेमोरी के बेस्ड पे जो होती है वो टैक्सिस होती है हमारी। तो मीनोटैक्सिस के बारे में मैंने बताया, ये कंपास ओरिएंटेशन है, ठीक है? काइनेसिस हो गया कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलस, और यहाँ पे बेस्ड ऑन मेमोरी वो मिनिमोटैक्सिस होती है, ठीक है? टीलोटैक्सिस क्या होती है? टीलोटैक्सिस का मतलब होता है कि लाइट के रिस्पॉन्स में हो रही है। बट मान लो 2 लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स यहाँ पे, एक लाइट सोर्स यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसेक्ट स्विच करेगा अपनी ओरिएंटेशन एक सोर्स की तरफ, बीच में नहीं रहेगा, वो बीच में फँसा नहीं रहेगा, जिगजैग कोर्स शो करेगा, जैसे हनी बी शो करती है ना जिगजैग कोर्स, तो हनी बी शो करती है हमारी टीलोटैक्सिस मूवमेंट।